हेलो गाइस, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है और उसके अंदर हम देखते हैं कि पहले मैं तुम्हें थोड़ा पेपर के बारे में डिटेल देता हूँ। पेपर पूरा हमारा कितने मार्क्स का होगा? पूरा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें से 44 तुम्हारे प्रैक्टिकल के चले जाएंगे। किसके चले जाएंगे? प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो बाकी 56 मार्क्स के लिए आपको ये थ्योरी होगी आपकी। 56 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा? 56 मार्क्स का पेपर होगा। और हमको दिया हुआ है कि चैप्टर 1, 2, 3 और 4 चारों चैप्टर मिला के हमारे पास कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के। ठीक है, और इस फर्स्ट चैप्टर में से बता देता हूँ, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी वेरी शॉर्ट आता है। एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो है वो बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि भाई चैप्टर 1 का जो है लगभग 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर है उनके मार्क्स कितने हैं? 7 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है ना? और एक लॉन्ग आंसर हमारे पास आता है, क्योंकि डेरिवेशंस होते हैं इसके अंदर ही। तो ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना एक चीज याद रखना, फिजिक्स में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे जो है 2 ब्रांचेस होती। कौन कौन सी? यहां लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अब ये देखो 2 वर्ड से मिला हुआ है। कैसे? इलेक्ट्रो और ये हो गया स्टैटिक। ऐसे ही सेम ये वाला है, ये कैसे है? 2 से है इलेक्ट्रो और यहाँ डायनेमिक्स। अब थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब हुआ एट रेस्ट। ठीक है ना? ऐसे ही इलेक्ट्रो का मतलब वापस क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन का मतलब बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब वो चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा, मतलब मूव नहीं करेगा। है ना? तो फिर जब वो रेस्ट पे होगा तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या प्रभाव वो दिखाएगा, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे वो हम किसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। और उसकी वजह से आसपास जो फील्ड जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या करता है? मूव करता है मतलब चलेगा। अब वो चलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिलहाल तो अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो मेन जो है दोनों में, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारा सेकंड टॉपिक हो जाएगा। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को देखो बेसिकली क्यू से बताते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में लिखता हूँ थोड़ा सा। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी which arises due to transfer of electron। ठीक है, तो मतलब कोई भी पार्टिकल होता है उसको चार्ज कब बोलेंगे अपन? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किसका? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो फिर हम ऐसे बोल देंगे कि द पार्टिकल इज चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, तो उसी को क्या बोल देंगे अपन? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा इसके अंदर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर किसका होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है ना? न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो जैसे इसके पास है 5 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे ए है ये, अच्छा ये बी है,
ठीक है। तो इसको देखो, इसके पास है 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं इधर ए टू बी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखना क्या होगा, और एक और चीज मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि ट्रांसफर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो ए के ऊपर क्या बचेगा, ट्रांसफर करने के बाद प्रोटॉन 5 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी 5 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बी पे क्या होगा, इधर प्रोटॉन्स 10 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स भी 10 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। अब प्रोटॉन जो है ज्यादा होगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो फिर ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा एक और चीज लिखने का तरीका कैसे होता है, जैसे ए है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आएगा +2। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 माइनस या -2 हम बोल सकते हैं। आई बात समझ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये हमको क्लियर हो गया है। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे अब यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो हम ऐसा यूनिट देखेंगे, है ना। इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारे पास कूलाम। क्या होती है, कूलाम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन, या फिर उसको ESU भी बोलते हैं। ESU मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इतना क्लियर हो गया सबको कि भाई ऐसा यूनिट तो क्या होती है, कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन। और ESU उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। अच्छा देखो, 1 कूलाम इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU, या फिर फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, द डायमेंशन। अच्छा इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसकी, चार्ज की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो करंट, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, करंट इनटू टाइम। ठीक है, और देखो ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि आई जो है वो भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टी भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। बेसिक क्वांटिटीज जिन्हें हम बोलते हैं, जो तुमने एग्जाम में पढ़ी होगी। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, क्यू का डायमेंशन, और इधर इक्वल टू आई का डायमेंशन, और इधर टी का डायमेंशन। तो क्यू का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आई का डायमेंशन कितना होता है, A1, और इसका डायमेंशन कितना होता है, T1। तो क्यू का डायमेंशन कितना हो गया हमारे पास, A1 T1। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन क्लियर हो गया। कहां से आया है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने आई और टी की डायमेंशन डाल दी है, तो A1 T1 हमारे पास क्या आ गया, चार्ज की डायमेंशन आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारे पास, फ्रैंकलिन, या फिर ऐसा बोल दो ESU होती है। और इसके साथ साथ लार्जेस्ट यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट यूनिट, भाई सबसे ज्यादा कैसे मेजर करते हैं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, है ना। ठीक है, अब देखो 1 फैराडे इक्वल टू, देखो इधर 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम हमारे पास होता है। आई बात समझ में। आप देखो एक बार वापस देख लेते हैं इसको। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। हमको कूलाम ही यूज लेनी है, काम न्यूमेरिकल्स में कूलाम ही यूज लेनी है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन, और ESU जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम बोलते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूला है। फिर उसके बाद A1 T1 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी होती है, फ्रैंकलिन अपॉन फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, या फिर ESU अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, फैराडे। और दोनों की बीच में रिलेशन क्या है, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम। ठीक है, तो गाइस हमने यूनिट्स के बारे में बात कर ली, अपन ने डेफिनेशंस के बारे में बात कर ली है।
अब हम उसकी मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो पहली बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ऑफ टू टाइप। ये सब बच्चों को पता होती है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। सिर्फ बेसिक क्वांटिटी भी सबको पता होती है, क्या? लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जैसे होगा ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड, अच्छा देखो, चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी? चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्ट अपन उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ, चार्ज। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तभी उसके पास क्या होगा? चार्ज होगा, वरना उसके पास चार्ज नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मास नहीं है और उसके पास चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ कुछ पार्टिकल्स की बात करने वाला हूं मैं। देखो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसा है जिसके पास मास भी है और चार्ज भी है, तो कौन सा पार्टिकल हो जाएगा? वो प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना? ठीक है, अब देखो, मास है और चार्ज नहीं है, तो मास है और चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन हो गया? न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0, तो एक तरीके से चार्ज नहीं है, और उसका मास तो होता है कुछ ना कुछ, मतलब प्रोटॉन के बराबर ही लगभग उसका मास होता है। अच्छा देखो, ऐसा कोई पार्टिकल जिसके पास मास नहीं है और चार्ज है, तो ऐसा कोई पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज अपन बोल रहे हैं अपन कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और बताता हूं तुम्हें कि मास ना हो। ठीक है, और सुनना, मास भी नहीं हो, चार्ज भी नहीं हो, लेकिन उसके पास क्या हो? एनर्जी हो। क्या हो? एनर्जी हो। तो ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं अपन? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। मतलब जिसके पास मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है और एनर्जी है उसके पास। ठीक है, तो ये फोटोन जो होता है क्या होता है? लाइट का पार्टिकल होता है। लाइट का पार्टिकल, जो लाइट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना? तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये वाली प्रॉपर्टी हमने देख ली है। चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए कि मास भी है, चार्ज भी है, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी। मास है, चार्ज नहीं है, तो फिर कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। मास भी नहीं है, चार्ज है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है और एनर्जी है। देखो यहाँ एनर्जी नहीं लिखी है मैंने, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी है तो फिर फोटोन, उसका पार्टिकल का नाम क्या होगा? फोटोन होगा। ठीक है, अब देखो फिफ्थ वाला पॉइंट जो देखते हैं अपन, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर किसी टाइप की कोई वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे क्यू चार्ज है, ठीक है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, इसका चार्ज क्यू ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2Q हो जाए, 3Q हो जाए, है ना? चार्ज चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। कौन? चार्ज। मतलब चार्ज अभी जैसे मास होता था मैं तुम्हें, तो मास में क्या होता है? m इज इक्वल्स टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये देखो v वेलोसिटी है तो इस पे डिपेंड करता है मास। चार्ज डिपेंड नहीं करता है, चाहे कितनी ही वेलोसिटी दे दो उसको, चार्ज उतना ही रहेगा। लेकिन मास तो जो है वो चेंज होता है। और ये कहां से आता है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, किसकी? आइंस्टीन की। वहां बताते हैं ऐसा, है ना? ये m0 क्या है हमारे पास? रेस्ट मास है।
ठीक है, ये v क्या है, वेलोसिटी, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और m क्या है यहाँ पे, मास इन मोशन, मतलब जो पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मास में चेंज आ जाएगा, ठीक है, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो गाइस हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सी देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही चार्ज है हमारे पास, है ना, ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऐसे लिखो, चार्ज कैन नॉट बी, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, ठीक है। it can only be transferred, it can only be transferred from one particle to other, one particle to other, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझना, है ना, इसमें क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें रेडियो एक्टिव लिखी है ना, थोड़ा अपन रेडियो एक्टिव लिखे पढ़ेंगे बाद में, तो उसका एग्जांपल देता हूँ। रेडियो एक्टिव लिखे तो वहां पे क्या होता है, यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम 238 होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, ठीक है। वो क्या होता है, उसका डीके होता है, उसका डीके होता है तो फिर इसका मतलब थोरियम बनता है, तो थोरियम 234 और 90 इसका एटॉमिक नंबर होता है, थ्योरियम बनता है। थोरियम के साथ साथ हीलियम आयन भी वहां पे निकलता है, 4He2 हमारे पास निकलता है। स्पूर पे ऐसा करते इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे लगाए, पहले देखो एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर। तो देखो इधर एटॉमिक नंबर कितना है, 92, इधर एटॉमिक नंबर कितना है, 90 प्लस इसका एटॉमिक नंबर 2, तो क्या 92 इक्वल टू 92, ठीक है। तो दोनों तरफ एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई होने का मतलब चार्ज सेटिस्फाई होना, क्योंकि इधर 92 क्या है, ये प्रोटॉन्स है ना, ठीक है, ये भी प्रोटॉन्स है और ये भी प्रोटॉन्स है, 92 प्रोटॉन्स इक्वल टू 92 प्रोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। और मास नंबर भी देखो, इधर मास नंबर कितना है, 238, ठीक है, इसका मास नंबर कितना है, 234 प्लस इसका मास नंबर कितना है, 4, तो वापस 238 इक्वल टू 238 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, वापस 0, तो फिर देखो इसका मतलब सारे चार्जेस एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, रेडियो एक्टिव सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली हो गई। अच्छा ठीक है, एक और देखो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, पहले बताओ। चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास है। तो हमको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो, जैसे कि ये कोई सरफेस है, इधर चार्ज कितना है, Q1 है, इधर कितना है, Q2 है, इधर Q3 है, इधर Q4 है। तो अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, Q टोटल हमको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये हमारे पास क्या हो गई, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये समझो कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना मिनिमम हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एक फिक्स क्वांटिटी होती है, जैसे मोल होता है, 1 मोल के अंदर कितना होता है, Na पार्टिकल्स होते हैं। 1 डजन होता है तो 1 डजन का मतलब क्या हो गया, 12 पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा पेयर की बात करूं मैं, तो पेयर का मतलब उसके अंदर कितनी क्वांटिटीज होगी, 2 क्वांटिटीज होगी। ऐसे ही क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होगा कि मिनिमम से मिनिमम आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पेयर है तो पेयर में कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, या फिर उसके बाद 4 होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएंगे, 2 पेयर आ जाएंगे। पहले तो 1 पेयर में तो क्या होगा, 2, मान लो शूज की बात करें, है ना, तो 1 पेयर ऑफ शूज में कितने आएंगे, 2 जूते आएंगे, ठीक है। और 2 पेयर ऑफ शूज की बात करूंगा मैं, तो फिर क्या होगा, 2 जोड़ी जूते आएंगे, मतलब 2 अलग और 2 अलग, तो 4 आ गए ना वो। तो फिर ऐसा थोड़ी ना कि 3 जूते आएंगे या फिर एक ही जूता आएगा, है ना, ठीक है। इसका बेसिक समझने का मतलब ये है कि मिनिमम हम कितनी चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चार्ज अगर हमको ट्रांसफर करना है तो हम किसको मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मुझे एक चीज बताओ, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हो भाई,
2 इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं, उससे भी कम 1 इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं। लेकिन क्या हम आधा इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं क्या, या 3/4 इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं क्या? फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करवा। ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन को बीच में से काट देंगे, आधा इधर कर देंगे, आधा उधर कर देंगे, आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो हम मूव करवा ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करवाएंगे, उसके बाद क्या होगा? 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कभी कि 1.5 हो जाए या 2.5 हो जाए या 3.5 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे ट्रांसफर होंगे? इंटीजर्स में ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे? इंटीजर्स में, या तो 1, 2 या 3 या 4 ऐसे इंटीजर्स, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा 1.5 ट्रांसफर कर दिए, 2.5 ट्रांसफर कर दिए, है ना। आई बात समझ में, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कौन? क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस द चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल, भाई इंटीजर है ना तो इसलिए इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको देखते हैं, जैसे कि मान लो चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज कितना आता है? +1। +1 का मतलब क्या हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? उतना। तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो उसका Q = Ne के बराबर उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Q क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज, भाई कितना हमको ट्रांसफर करना है, टोटल चार्ज। E क्या है यहाँ पे? नंबर E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और n क्या है यहाँ पे? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4। n की वैल्यू कभी भी जैसे 1.5, 2.4, 3.2 इस टाइप से नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? 1.5, 2.4 कभी नहीं हो सकती, 1, 2, 3, 4 इंटीजर वैल्यू हो सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा क्वांटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एक और चीज देखो, ये क्वांटाइजेशन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज प्रूव्ड बाय, अच्छा किसी ने प्रूव किया था इसको, प्रूव्ड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है हमारे पास कैसे प्रूव हुआ? तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था उससे हमारे पास क्वांटाइजेशन प्रूव हुआ है। ठीक है, और क्वांटाइजेशन का मतलब साफ साफ ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको? चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, कभी भी 1.5 या 2.4 नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में? ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है क्वांटाइजेशन का रूल फॉलो नहीं होता है। किस केस में नहीं होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वॉयलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन रूल। अच्छा एक और चीज, जो चार्ज होता है ना, इधर बता देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, जो चार्ज होता है उसका क्वांटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्वांटा मतलब मिनिमम क्वांटिटी। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की मिनिमम क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और उसका मिनिमम क्वांटिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब वॉयलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। क्या होते हैं? क्वार्क पार्टिकल्स। अब क्वार्क पार्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट अप
अप क्वार्क, जिसको किससे शो करते हैं, यू से, तो उसके ऊपर चार्ज कितना प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/3 है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क मतलब उसको डी से शो करते हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज कितना होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। अच्छा, ये इनसे मिलके कौन बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो जैसे कि प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन है, ऐसे समझो तुम, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो जो हम इसका कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा वो किसका टोटल आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका होता है UDD, मतलब एक तो अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके कौन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। अब देखो कैसे बनता है, इस न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0, तो 0 आना चाहिए, यू की वैल्यू डाल दे +2/3 इलेक्ट्रॉन, डी की वैल्यू -1/3 इलेक्ट्रॉन, फिर वापस डी की वैल्यू -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो एलसीएम ले लें तो क्या आ गया, 3 कॉमन ले लें इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 -1 -1। ठीक है, तो क्या 0 हो गया ना। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हुआ, 0, और न्यूट्रॉन किनसे मिलकर बना होता है, UDD, मतलब एक तो अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। ऐसे ही सेम ये तो हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। ऐसे ही प्रोटॉन के बारे में बात करूं मैं, तो प्रोटॉन कैसे बनेगा, देखो UUD से बनेगा, 2 तो अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो U की वैल्यू +2/3 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, और वापस U की वैल्यू +2/3 इलेक्ट्रॉन, और D की वैल्यू -1/3 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। फिर वापस क्या करेंगे, 3 आ गया एलसीएम, इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिया। अब देखो 2 + 2 -1, तो कितना हो गया ये 3/3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो देखो ये दोनों पार्टिकल जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों किससे मिलके बने हैं, क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो क्वार्क पार्टिकल के चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये मैंने तुम्हें भाई जो फॉलो नहीं कर रहा है वो भी बता दिया है। क्लियर, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है। एक बार फिर देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन क्या होता है, द चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी आधा 1.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो Q = N ही मैथमेटिकली फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, N इंटीजर हो जाएगा और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और N की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। ठीक है, अच्छा, और ये क्वांटाइजेशन जो चार्ज था किसने प्रूव किया, मिलिकन ऑयलड्रॉ एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटा कहते हैं। क्वांटा मतलब मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम quantity which that can be transferred, that can be transferred, that can be transferred। ठीक है, तो वो कितना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो वायलेशन, वायलेशन कौन करता है, वायलेशन का मतलब कि वही क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो कौन नहीं कर रहा, क्वार्क पार्टिकल्स नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहे, क्योंकि अब क्वार्क पार्टिकल का चार्ज कितना है, +2/3 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता, है ना, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन में आ रहा है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूट्रॉन का UDD कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और प्रोटॉन का UUD होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, 0, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना हमारे पास काफी है, बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है गाइस।